हेलो दोस्तों, मैं उदय तिवारी एक बार फिर से लाया हूँ आपके लिए भारत का मध्यकालीन इतिहास। इसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था मोहम्मद गौरी का भारत पे आक्रमण, और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की शुरुआत होती है, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारा है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को हम अलग अलग टाइम पीरियड फेजेस में डिवाइड करते हैं, जहां पर अलग अलग राजवंशों ने, अलग अलग डायनेस्टी के शासकों ने यहाँ पर रूल किया है, जिसमें हम एक एक करके याद करते हैं। तो इन शासकों का जो क्रम है, इन डायनेस्टीज का क्रम है, उसे याद करने के लिए आप देखेंगे एक लाइन, गुल खिले तो सलाम। गुल खिले तो सलाम से यहाँ पर तात्पर्य है, गुल का मतलब है गुलाम वंश, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है खिले यानी कि खिलजी वंश, ता से मतलब है तुगलक वंश, सा से मतलब सैयद वंश, और ला का मतलब है लोदी वंश। तो इस तरीके से पहला जो वंश है दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे खिलजी वंश के बारे में, फिर तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश के बारे में। अब देखते हैं इनका हम टाइम फेज क्या है। तो जो गुलाम वंश का टाइम फेज है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक का। खिलजी वंश का जो समय है 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1450 और लोधी वंश 1450 से 1526 एडी। हम बात करें अगर इनके संस्थापकों की, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुलाम वंश और स्लेव डायनेस्टी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है, जिसने यहाँ पर गुलाम वंश की नींव रखी है। उसके बाद जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने, सैयद वंश की खिज्र खान ने, और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश को मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी। तो हम देख रहे हैं गुलाम वंश, जिसे हम मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290 तक का, यानी कि टोटल 84 वर्षों तक गुलाम वंश के लोगों ने शासन किया। तो इस वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक गुलाम था, मोहम्मद गौरी का एक वफादार गुलाम। हमने देखा था मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर दो अपने सेवकों को यहाँ पर नियुक्त किया था भारत में। उन दो सेवकों में एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था बख्तियार खिलजी। तिब्बत के अभियान के समय पर उसके बख्तियार खिलजी के सैनिकों ने ही उसकी हत्या कर दी, और अकेला बचता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने यहाँ पर न केवल एक स्थायी राज्य की स्थापना करी, बल्कि उस राज्य का विस्तार भी किया, उसको होने वाले बाह्य आक्रमणों से और जो घरेलू द्वंद्व थे उनसे यहाँ पर उसने उसकी रक्षा करी है। मामलूक का मतलब होता है शासन की सेवा में लगे हुए लोग। वे लोग जो शासन की सेवा में, शासक की सेवा में काम कर रहे हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं? मामलूक कहलाते हैं। और इस वंश कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक वफादार गुलाम था। वो एक ऐसा गुलाम था जो अपनी प्रतिभा, लगन, ईमानदारी और स्वामी भक्ति के बल पर एक सैनिक से, एक दास से वो एक शासक बनता है, एक वफादार बनता है। हमने पहले ही देखा है तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरीके से पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी भागता है। तो उसमें भागने में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी सहायता करी थी, साथ ही साथ उसकी जान भी बचाई थी। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक उसका और भी ज्यादा वफादार है। तो हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो ऐबक है, ऐबक एक तुर्क जनजाति है, एक तुर्किस्तान का रहने वाला व्यक्ति है। वह एक दास के रूप में इसे नैसापुर के बाजार में बेचा जा रहा था, जहां पर मोहम्मद गौरी ने, जहां पर उसे एक सूफी संत थे अब्दुल अजीज कूफी, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने इसे एक दास के रूप में खरीदा था। और अजीज कूफी से मोहम्मद गौरी इसे अपने दास के रूप में खरीद कर ले जाता है, और बाद में अपनी स्वामी भक्ति के बल पर कुतुबुद्दीन ऐबक एक सैनिक बनता है। और सैनिक बनने के बाद ये अमीर आखुर का पद ग्रहण करता है। अमीर आखुर का मतलब है जो शाही घोड़े थे उन घोड़ों का संरक्षक, यानी कि शाही घोड़ों के अस्तबल का संरक्षक अमीर आखुर था। दोस्तों एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक
जब अजीज सूफी संत या काजी अब्दुल अजीज कूफी के साथ में रह रहा था, उनके साथ में रहते रहते इसने कुरान पढ़ना सीख लिया था। कुरान पढ़ना सीख लिया था, इस कारण से इसे हम जानते हैं कुरान ख्वा के नाम से। ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा नाम क्या है? कुरान ख्वा। और जब मोहम्मद गौरी इसे खरीद कर ले जाता है तो ये अमीर याकुब के पद पर स्थायित्व ग्रहण करता है, पद ग्रहण करता है। और यहाँ पर गौर साम्राज्य की मजबूती में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तराइन युद्ध में भी उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके राज्य के विस्तार के लिए यह भारत में काम करना शुरू किया। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि एक गुलाम था और बाकी जो तुर्क सरदार थे वो इसका विरोध कर रहे थे। ऐसे में उसे यहाँ पर स्वतंत्र सत्ता स्थापना नहीं मिल सकती थी। इसलिए उसने सोचा कि आखिर किया तो किया क्या जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और लिखा था। गौरी का भतीजा, मोहम्मद गौरी का भतीजा गयासुद्दीन मोहम्मद गौर, मोहम्मद गौरी के भतीजे का नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद। इसने गौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। और जब इसने गौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सोचा कि ये अच्छा मौका है जहां पर मैं इसके साथ समझौता करके भारत की सत्ता को स्वतंत्र रूप से हासिल कर सकता हूं। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा दो व्यक्ति और थे जो भारत की सत्ता पर अपना अधिकार समझते थे। एक तो गुलाम था, उसका नाम था यलदूत, और दूसरा गुलाम था कुवाचा। इस तरीके से ये तीनों ही सैनिक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक भी सैनिक था। इन तीनों के बीच में संघर्ष होना लाजमी है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक दूरदर्शी व्यक्ति था। वो ये समझता था कि अगर गयासुद्दीन मोहम्मद ऐबक को भारत का शासन स्वतंत्र शासक मान ले तो बाकी लोगों से यहाँ पर छुटकारा मिल सकता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गयासुद्दीन मोहम्मद की गौर साम्राज्य में हेल्प की, उसकी गौर साम्राज्य की सत्ता प्राप्त करने में ऐबक ने उसकी सहायता करी। और गयासुद्दीन मोहम्मद ने ऐबक की बात मान ली और उसे भारत का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। ऐसे में अब ऐबक के पास सबसे बड़ी चुनौती है यलदूत और कुवाचा से निपटना। जब ऐबक गयासुद्दीन मोहम्मद के साथ गजनी और गौर के प्रांतों में संघर्ष में व्यस्त था तो यलदूत ने लाहौर के क्षेत्रों पर आक्रमण किया और ऐबक को भी दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा। तो यहाँ पर जब ये ऐबक और गयासुद्दीन मोहम्मद के बीच बातें चल रही थी, ऐबक यहाँ तुर्क सरदारों के विरोध के कारण लाहौर की ओर जाता है और लाहौर जाने के बाद उसने यलदूत के साथ यहाँ पर युद्ध किया और यलदूत को लाहौर में पराजित करता है और यलदूत यहाँ से भाग जाता है। ठीक है। दूसरा, ख्वारिज़म शाह भी इसके लिए चैलेंज है, लेकिन ख्वारिज़म शाह यहाँ भारत की ओर आगे नहीं बढ़ पाता है। दूसरी ओर कुवाचा के साथ उसने अपनी लड़की का विवाह कर दिया और इस तरीके से कुवाचा को अपना दामाद बना लेता है। कुवाचा के साथ उसका संघर्ष खत्म हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता है और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा अपने आप को गौर साम्राज्य का वफादार गुलाम ही मानता रहा। जब तक वो जीवित रहा तब तक अपने आप को वो गौर साम्राज्य का ही वफादार मानता रहा और इसने अपनी राजधानी बनाई लाहौर। तो ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या है? लाहौर है। और यही लाहौर में 1210 ईस्वी में पोलो, यानी कि हिंदी में हम इसे बोलते हैं चौगान खेलते हुए, या आप बोल सकते हैं घोड़ों पर हॉकी खेलते हुए घोड़े से गिर जाता है और इस खेल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। और कुतुबुद्दीन का जो एक पुत्र था आराम शाह, वो उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन आराम शाह जैसा नाम वैसा ही काम, आराम पसंद था। ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास या उसका एक सेनापति या उसका दामाद आप कहें, इल्तुतमिश यहाँ पर आराम शाह की हत्या कर देता है और स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर देता है और उसने लाहौर से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर करी। इसलिए हम यहाँ पर अब सत्ता का केंद्र देखते हैं दिल्ली, और दिल्ली की ही कहानी हम आगे देखेंगे, दिल्ली सल्तनत। तो आगे हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के योगदान। तो हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान। तो सबसे पहला योगदान कुतुबुद्दीन ऐबक का यही है कि उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उसने न केवल मोहम्मद गौरी के साथ उसके विजयी अभियानों में पार्टिसिपेट किया, बल्कि उसने एक स्वतंत्र शांतिपूर्ण सत्ता की स्थापना की। ठीक है, जिस कारण से हम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक मानते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, दो प्रश्न बनते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है।
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश का नाम आता है। ठीक है, इस बारे में हम आगे देखेंगे कि उसे वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर है, इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली है। इल्तुतमिश आगे जब आएगा तो लाहौर से उसने अपनी राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर किया। क्यों करता है, किन परिस्थितियों में करता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरा, दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर काफी दूरदर्शिता थी, पॉलिटिकल दूरदर्शिता, फोरसाइटेडनेस बहुत ज्यादा थी उसके अंदर। इसी कारण से उसने यलदूज के साथ, गयासुद्दीन मोहम्मद के साथ एक समझौता करता है, जिसमें ख्वारिज़म शाह के अगेंस्ट गयासुद्दीन मोहम्मद की सहायता करी और यलदूज के साथ यलदूज पर आक्रमण करके वहां पर लाहौर में अपना स्थायित्व बनाता है। दूसरा, जानता है कि कुवाचा विद्रोह कर सकता है, इस कारण से उसने कुवाचा से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, उसके साथ समझौता कर लेता है और इस तरीके से उसने शांतिपूर्वक यहाँ पर शासन किया। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब कभी भी वह सुबह नमाज अदा करता था, नमाज अदा करने के बाद लाखों की बख्शीश दिया करता था। लाखों की बख्शीश दिए जाने के कारण उसका नाम पड़ गया क्या, लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य करवाए, दो मस्जिदों का निर्माण कराया। एक मस्जिद आपका है दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और दूसरी मस्जिद थी 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में मात्र 2.5 दिन में बना था, इस कारण से इसका नाम पड़ा क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर जिसे हम जानते हैं कुतुब मीनार के नाम से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बिन बख्तियार काकी, उनके नाम पर एक आजान अदा करने के लिए, आजान देने के लिए एक मीनार बनवाई थी, जिसे अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग शासकों ने अलग अलग तरीके से उपयोग किया है। किसी ने विक्ट्री टावर के रूप में, किसी ने इसे वॉच टावर के रूप में यूज किया है। तो फाउंडेशन की स्थापना, कुतुब मीनार की स्थापना दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराई गई थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक न केवल एक राजनीतिक दूरदर्शी व्यक्ति है, बल्कि वह साहित्य और कला का भी संरक्षक है। लेकिन उसने कुतुब मीनार को पूरा नहीं कर पाया और बाद में इसके निर्माण कार्य में अलग अलग टाइम पीरियड, अलग अलग शासकों ने इसका निर्माण पूरा कराया है, जो आज हमें वर्तमान स्वरूप में देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा अभी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। इसके बाद हम देखेंगे इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन गुलाम वंश में, और उसके बाद गुलाम वंश के बाद हम देखेंगे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो चैनल पर बने रहें और आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।